संजीव श्रीवास्तव जी से मैं इसका जवाब भी लूंगी कि ये जो पूरा तनाव जिस तरीके से अभी पूर्णिमा जी भी बता रही हैं संजीव जी, ईरान से ज्यादा कहीं ना कहीं ऑयल का दिखता है, समुद्री रास्तों का दिखता है, ग्लोबल ट्रेड का दिखता है, और उसी में ये दादागिरी दिखाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हर बार होती है। सोनल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑयल का जो एक इंटरेस्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है बहुत ट्रांजैक्शनल है, बिजनेस माइंडेड अप्रोच के साथ कार्य करते हैं, तो ऑयल का जो इंटरेस्ट वो तो है ही। लेकिन मैं इस ईरान के संदर्भ में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, यदि वो अपने सर्वाइवल को आगे बढ़ा के रखना चाहती है तो उसे अपने आप को फंडामेंटली कुछ चेंजेस लाने नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। सबसे पहला तो ये जो एक, जैसा कि एम्बेसडर साहब ने कहा कि एक प्रोवोकेटिव जो एक्शन उन्होंने लिया है कि एक प्रोटेस्टर को उन्होंने हैंग कर दिया है, इस तरीके का जो एक्शन अगर वो लेंगे तो जाहिर है कि अपने लिए वो बड़े संकट को दावत देने जा रहे हैं। अमेरिका ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में है। और अभी पिछली बार जब एक इरफान सुल्तानी नामक एक 26 वर्षीय युवा ईरानी की जो पब्लिक हैंगिंग की जाने की रिपोर्ट आई थी, तो उस समय भी काफी अमेरिका की तरफ से भी इस तरीके की पोस्टरिंग की गई थी कि यदि आपने ऐसा किया तो फिर आपके खिलाफ हम कोई एक्शन लेंगे। और इस तरीके का जो प्रोवोकेटिव एक्शन लेने से ईरान बचे, सबसे पहला कार्य जो ईरान की इस्लामिक रिजीम अगर वो सर्वाइवल चाहती है तो उसको अपने राष्ट्र की आवाम के साथ संवाद स्थापित करना होगा। हमने ये देखा था सोनल जी कि इस बार जब प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हुए तो राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तरफ से इन प्रोटेस्टर्स के साथ एक डायलॉग को भी करने की बातें कही गई थी। लेकिन वर्तमान समय में अब ईरान की जो इस्लामिक रिजीम अगर वो ब्रुटैलिटी दिखाएगी, जैसा कि ब्रुटैलिटी वो दिखा भी चुकी है, इंटरनेट को है पूरी तरीके से ब्लैक आउट करते हुए अनेक लोगों की, हजारों की संख्या में लोगों की हत्याएं की गई हैं, और अब इस तरह की पब्लिक हैंगिंग अगर की जाएगी तो ये जाहिर है कि ईरान की इस्लामिक रिजीम बड़े एक्शंस को इनवाइट करेगी, और ये अमेरिका और इजराइल इसी की तलाश में बैठे हुए हैं। और ऐसा करके, और जाहिर है कि वो कोई भी इसके आधार पर वो एक्शन ले सकते हैं और वो और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात, जो ईरान को अगर अपने अंदर कोई चेंजेस लाने की आवश्यकता है तो ये कि आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो इस्लामिक रिजीम की जो नीति रही है उसको उस पर उनको पुनर्विचार करना होगा। हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसे जो भी आतंकी संगठन है जिन्होंने कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को डिस्टेबलाइज कर रखा है, वो सारे के सारे ईरानियन प्रॉक्सीज है। और ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की जो कुछ फोर्सेस हैं जो कि इसी तरीके के सारे भी जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो ऑपरेशंस होते हैं करने के लिए जानी जाती हैं, उनको अपनी इस नीति को तुरंत ही बदलने की आवश्यकता है। यदि ईरान इसी तरीके की कंटिन्यूस पॉलिसी पर चलता रहा, आतंकवाद को सपोर्ट करता रहा, तो अमेरिका और इजराइल उसे टारगेट करने से नहीं चूकेंगे और उनकी मंशा भी चेंज नहीं होने वाली। बिल्कुल और जाहिर है कि जरूरी बात है ये। मैं एक बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ संजीव जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं एक बड़ी खबर का रुख करूंगी, उसके बाद मैं तमाम मेहमानों का रुख एक बार फिर से करूंगी। जंग की तैयारी कर रही ईरान की सेना, सैन्य कमांडर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 48 घंटे में ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए गए हैं। ईरान की सेना की तरफ से भी जंग की तैयारी चल रही है। सैन्य कमांडर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और जो भी सैन्य कमांडर्स छुट्टी पर हैं उनको 48 घंटे में ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए गए हैं। मेजर जनरल कोचर साहब, मैं आपसे इस पर रिएक्शन भी ले लूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी आप कह रहे थे कि ये युद्ध की तरफ नहीं, युद्ध की चेतावनी की तरफ दिशा में अमेरिका जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बार बार ये जो अमेरिका ईरान का टकराव बढ़ रहा है सर, ये प्रॉक्सी वॉर की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ ईरान की तरफ से तैयारी हो ही रहा है, लेकिन जो ये प्रॉक्सी वॉर की तरफ सिचुएशन जा रही है, आपको लगता है कि अमेरिका एक बार फिर से तैयार है इन सब के लिए? देखिए, अमेरिका ने अपनी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक एक्चुअली करी है। अगर आप उनके एयर बेसेस भी देखें तो काफ़ी वेकेट किए हैं वहाँ से अपने जो ट्रुप्स हैं कतार में और कुवैत में, ऐसे एरियाज में जो एक प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, पास में जो मिसाइल रेंज में आते हैं, वो अमेरिका ने अपने प्रिकॉशन लिए। बट देखिए, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एक चीज़, इसको ईरान की ताकत क्या है। अब जो उसके पास तकरीबन 3.5 लाख की एक रेगुलर आर्मी है और 1.5 लाख की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड, अगर इसको दोनों को अगर हम इसको मिला लें तो 5-5.5 लाख की इनकी फौज होती है। और अगर हम
इसमें रिजर्व्स भी अगर शामिल कर लें तो 3 से 3.5 लाख आपके रिजर्व्स हो जाते हैं, तो तकरीबन 9 से 10 लाख की फौज। और ये एक छोटी या मोटी आर्मी नहीं है, काफी मजबूत आर्मी है। हाँ, उसका जो एयरफोर्स एलिमेंट और उसका नेवल एलिमेंट ईरान का काफी वीक है, और इसीलिए अगर आप पिछले 10 साल में अगर इसको ईरान को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो अपनी मिसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहे हैं, और साथ साथ अपना ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी आज ईरान के पास है, शायद ड्रोन 136, वो रशिया तक को देते हैं ये सारे ड्रोन्स। तो जब हम इस तरीके की तैयारी ईरान में देख रहे हैं, और जब ये 12 दिन की लड़ाई हुई थी, 12 दिन की लड़ाई के बाद और आज का दिन, आपने इसको देखा होगा, रशिया ने और चाइना ने काफी मिलिट्री इक्विपमेंट ईरान को भेजा है, तो ईरान अपनी तैयारी कर रहा है। अब ये जो मूवमेंट हो रही है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि छुट्टियां बंद कर दी इस टाइप जी। की, ये एक बैटल इंडिकेटर्स है ईरान के लिए, बिकॉज वो समझ गए कि यूएस अपनी तैयारी कर रहा है, एंड वो अपने आप को भी तैयार कर रहे हैं कि अगर इसको लड़ाई होगी, क्योंकि लड़ाई में आपका जो इसको कोई टाइम नहीं लगेगा, आपको कोई आपको वार्निंग नहीं मिलेगी, और जिस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान के पास, वो शायद अमेरिकन मिसाइल्स को नहीं रोक पाएंगे। और ये हमने पहले भी देखा था कि कितना उसको नुकसान हुआ था, इसराइल की मिसाइल्स इन S-300 उस टाइम था, अब उसके पास S-400 भी पहुंच चुका है। तो जब मैं इस चीज़ का एक ओवरऑल इसको एनालिसिस करता हूं और इसका देखता हूं कि ईरान को आप एक हल्का फौजी एक फोर्स आप नहीं ले सकते हैं, ईरान जी। के पास काफी ताकत है। और आपने प्रॉक्सी का जिक्र किया, देखिए ईरान की एक बहुत बड़ी ताकत है और वो है उसके प्रॉक्सीज। आपका हजबुल्ला जो लेबनान में और जी। सीरिया में एक्टिव है, और आपका हौथीज जो आपका यमन में एक्टिव है, और आपका इसको हमास। देखिए अब मैं एक 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 इम्पॉर्टेंट मुद्दा इस डिस्कशन में लेके आना चाहता हूं, और वो है आपका गाजा पीस बोर्ड। जी। आज अगर ये लड़ाई होती है तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट गाजा की पीस के ऊपर पड़ेगा, बिकॉज वहां पे हमास को अभी तक इजराइल डिफेंस फोर्सेस पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाई हैं, और ईरान के एक इशारे पर ये जितने भी प्रॉक्सीज हैं, जैसे आपने जिक्र किया, ये सारे एक्टिव हो जाएंगे, और जितने भी अमेरिकन एसेट्स हैं इस एरिया में वो वनरेबल हो जाते हैं। और अमेरिका भी जानता है इस चीज़ को, अमेरिका अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, वहाँ पे अपने एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम उसने लगा रखे। जहाँ पर भी अमेरिका के एसेट्स हैं गल्फ में, आज तकरीबन अमेरिका के 40,000 से 45,000 ट्रुप्स हैं गल्फ के मिलिट्री बेसिस में, और वो तैनात हैं। तो अगर हम इसको एक एक थ्रेट के हिसाब से देखें, तो लड़ाई होगी तो ईरान की तरफ से भी काफी नुकसान होगा, और इसमें अमेरिकन का भी नुकसान होगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत फूक फूक के कदम ले रहे हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें कोई भी बॉडी बैग्स आए, बिकॉज वो उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो शायद एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी। और खास तौर पे जब प्राइमरीज हो रहे हैं, पूर्णिमा जी हैं इसको यूएस से, वो बताएंगी कि इस प्राइमरीज में डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है वो काफी उसको झटका लगा है, झटका लगा है। बिकॉज इमिग्रेशन पॉलिसीज को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, और इसीलिए ये जैसे इसकी जो आइस के साथ ये लोग इसको जबरदस्ती लोगों को उठा रहे हैं जी। विदाउट प्रॉपर चार्जशीट्स, और उनको जेलों में डाल रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि ये इमिग्रेंट्स है, पर वो एक्चुअली इमिग्रेंट्स नहीं है। तो इस टाइप की टारगेट्स इनको दिए हुए हैं, जो इनको एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को, फेडरल गवर्नमेंट जो अमेरिका की है वो स्टेट गवर्नेंस पे इंटरफेयर करती है, और खासतौर पे डेमोक्रेटिक स्टेट्स पे, अगर आप कैलिफोर्निया का जिक्र कर लें, अगर आप पोर्टलैंड का जिक्र कर लें, ऐसे इसको शहरों का इसको जिक्र कर लें, जहां पे हम देख रहे हैं कि फेडरल फोर्सेस को एक्चुअली भेजा जा रहा है, और उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर और ऐसी सिचुएशन जो गवर्नर्स हैं उन स्टेट्स के, उन लोगों ने रिजेंट किया इस चीज को। तो इस तरीके की इंटरनल हालत अमेरिका की भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप जब एक पीस बोर्ड बनाने की कोशिश करें, मुझे बताइए
ये जो कंट्रीज हैं उसके पीस बोर्ड में आज एक भी सिक्योरिटी काउंसिल की कंट्री ने उसको ज्वाइन नहीं किया है। नेटो कंट्रीज मैक्सिमम उनको जो भी आपके मेजर पावर्स हैं, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इस तरीके के, उनसे इसको ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे छोटे मोटे कंट्रीज 20-22 कंट्रीज का आपने ग्रुप बना लिया है, और अल्टीमेटली अब क्या करना चाहते हैं? यू वांट टू रिप्लेस द यूनाइटेड नेशंस, यू वांट टू हैव अ पैरेलल बॉडी ऑफ पीस जिसमें ट्रम्प विल डिक्टेट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। आज ये जो हम बिल्कुल इसको देख रहे हैं गजा गजा, ये एक्चुअली गजा नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी लार्जर पर्सपेक्टिव जो ट्रम्प लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो इसको नेटो से भी अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक पैरेलल एक फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो यूनाइटेड नेशंस जी, की जगह काम करेगी, बिल्कुल और बिल्कुल सही जिसमें कहा आपने। अमेरिका का दबदबा रहेगा, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द पीस कमिटी एंड ही हैज गॉट वीटो पावर्स। तो और किसी को उसने कोई पावर्स नहीं दी अपने मेंबर्स को। तो इस तरीके का एक वर्ल्ड ऑर्डर में मैं इसको बदलाव और यही देख एक रहा हूँ। नैरेटिव ईरान सेट इज अ करने की वेरी कोशिश हो रही है। स्मॉल बिल्कुल एलिमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड बिल्कुल ऑर्डर। अगर आप एक लार्जर इसको पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको पता चलेगा कि जी, आने वाले वक्त में द एंटायर region of West Asia is going to be badly affected. बिल्कुल। गौरी शंकर गुप्ता जी, अभी इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी। एक बड़ा प्रभाव हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में इस हैपनिंग का। आप भारत के लिहाज से अगर हम इसको समझना चाहें सर, इंडिया के लिहाज से ये जो तनाव है अभी, इसका किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्योंकि हमेशा जब भी बड़ी ताकत आपस में लड़ती हैं तो जो खामियाजा है वो जो मध्यम देश हैं उनको चुकाना पड़ता है सर। सोनल जी, इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। देखिए, हमारा इस पूरे रीजन में बहुत गहरा इंटरेस्ट है। हमारा ईरान से ऑयल का इंटरेस्ट है। पूरे गल्फ कंट्रीज में हमारे करीब करीब ये समझिए 1 करोड़ लोग रहते हैं जो काम करते हैं वहाँ पे। उनके रेमिटेंसेज आते हैं इंडिया में। और पूरे गल्फ कंट्रीज का जो इकोनॉमिक बेस है वो उसको संभाल रखा है इन्होंने। अगर उन लोगों का विस्थापन होगा, उनको कोई तकलीफ होगी, तो नेचुरली हमारी समस्याएं तो डायरेक्ट रूप से अफेक्ट होंगी। हमारा इंपोर्ट सऊदी अरेबिया से भी काफ़ी ऑयल का, और जो गैस का इंपोर्ट है वो कतार से भी है और ओमान से भी है। तो इन सबको डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ेगा जब अगर ट्रेड का जो इस रीजन में अफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा तो इंटरेस्ट बहुत गहराई से अफेक्ट होगा। हम तो ये चाहेंगे कि ये सिचुएशन आगे ज़्यादा नहीं बढ़े। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जैसे संजीव जी ने बताया कि ईरान को भी थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे अपने रिजीम में। थोड़ी स्वतंत्रता लोगों को देनी पड़ेगी, और थोड़े से इनको न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर और आतंकवाद के ऊपर, इनके ऊपर थोड़ी सी नेगोशिएशन करके छूट देनी पड़ेगी, थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा। तब जाके ये समझौता आगे बढ़ेगा। अगर ये इस तरह का काम नहीं करेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, मेरे को लग रहा है। वो डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे, लेकिन एक जो टेंशन जो है ना, जो बड़े जो बिल्डअप है जो आर्म फोर्सेस का, वो बना रहेगा। और वहां पर पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेड चलेगा और टेंशन बनी रहेगी पूरे रीजन के अंदर। वो टेंशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमारे तो चाबार पोर्ट का जो एक्सेस है वो भी खत्म हो जाएगा, जिसमें हमने करीब करीब $500 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं। हमारे रिलेशंस इस रीजन में बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होंगे। हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा अगर सिचुएशन बदलती है। लेकिन ईरान को जरूर ये समझना चाहिए कि उन्हें आतंकवाद को छोड़ना चाहिए। ये हिजबुल्ला और ये जितने भी हूती वगैरह जो हैं उनका सपोर्ट बंद करना चाहिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा रेस्ट्रेन करना चाहिए, मिसाइल प्रोग्राम को रेस्ट्रेन करना चाहिए, थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि खोमेनाई उसके लिए एग्री करेंगे, जी, क्योंकि ये अब ईगो इश्यू बन गया है। ये पर्सनली खोमेनाई बिल्कुल ईगो अपनी ओल्ड एज में है, उस एज में आदमी थोड़ा रैशनल कम होता है, ईगोइस्टिक ज्यादा होता है। तो वो ईगो पे डटे हुए हैं। तो देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन मेरे को लगता है कि अमेरिका जो है वो टारगेटेड किलिंग जरूर कर सकता है। इस जो आपका साइबर वारफेयर है वो जरूर करेगा। उनके मिसाइल के जो इंस्टॉलेशन उनको अटैक करेगा। उनके जो ये जो आर्म्ड गार्ड्स हैं, जो इस्लामिक गार्ड हैं, उनके इंस्टॉलेशंस को अटैक करेगा। ऐसी चीजें जरूर होंगी, और उससे जो चिंगारी आएगी वो
आगे भी बढ़ सकती है या रुक भी सकती है, लेकिन आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो गल्फ के कंट्रीज हैं जी वो नहीं चाहते कि ये चिंगारी आगे बढ़े, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है ये वार आगे बढ़ना। जी बहरीन जैसा जो देश है जिसमें सिया ज़्यादा है, वहाँ पे अमेरिका का बहुत बड़ा नेवल बेस है, कतार में इनका एक बहुत बड़ा नेवल बेस है। जी तो वहाँ पे भी ये चिंगारियां आगे बढ़ सकती हैं अगर इनके बेसेस के ऊपर अटैक होगा। लेकिन अमेरिका की नीति ये बड़ी क्लियर है, रिजीम चेंज करना, पपेट रिजीम्स को बिठाना। जी अभी आप रिसेंट पास में देखिए, मैंने देखा है, मैं बहरीन में था जब वो इराक में उन्होंने अटैक किया, उसके बाद सीरिया में किया, उसके बाद लीबिया में किया, रिसेंटली बांग्लादेश में किया। ये रिजीम चेंज का इनका प्रोसेस चलता ही रहता है। वो पपेट रिजीम, जो भी रिजीम उनको चैलेंज करता है उनको वो टॉलरेट नहीं करते, किसी न किसी बहाने से हटाने का कोशिश करते हैं। जी और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक नया पूरा वेपनाइज सिस्टम बना दिया है। पहले थोड़ा सा ये डीप स्टेट में इनडायरेक्टली होता था, अब ये डायरेक्टली थ्रेट देके कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है पूरे संसार के लिए, और विशेषकर भारत के लिए, जी क्योंकि भारत का इंटरेस्ट इसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि ये सिचुएशन और ज़्यादा डिटेरियोरेट नहीं हो। पूर्णिमा नाथ जी, अमेरिका की जनता के हिसाब से मैं सवाल ले लेती हूँ कि वहाँ की जो पब्लिक है उसको आप कितना तैयार देख रही हैं? जो ये मिडल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव की स्थिति बन रही है, अमेरिका की जो जनता है वो इसके लिए आपको कितना तैयार दिखाई दे रही? देखिए यहाँ पे स्प्लिट है। द मागा फैक्शन जो रिपब्लिकन पार्टी में है, मागा फैक्शन इज स्पेसिफिकली वाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म। बेसिकली वो उनका जो फैक्शन है, स्पेसिफिकली उनको बहुत सब कुछ अच्छा लगता है जो ट्रम्प कर रहे हैं। वेदर इट्स वेनेजुएला के लीडर को उठाना, ईरान की लीडर को डिकैपिटेशन करना, इट रियली डजंट मैटर फॉर देम। एवरीथिंग इज ऑसम बेसिकली फॉर देम। इनके लिए दैट इज, आपने बार बार देखा होगा दो तीन चीज, कोट इन कोट, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, बार बार ये पुश करते हैं। आप देखेंगे, अमेरिका इज बैक, अमेरिका इज बैक। तो मेरा क्वेश्चन ये होता है हमेशा, दैट्स ग्रेट, अमेरिका इज बैक फॉर व्हाट? टू लूट, to threaten, to terrorize the countries, the sovereignty of the countries. अब आज ये ईरान की बात नहीं है, आज ये वेनेजुएला की बात नहीं है, परसों ग्रीनलैंड की बात हो रही है। अब सॉवरेंटी इज ए निगोशिएबल सिचुएशन टुडे। आज ग्रीनलैंड है, कल इंडिया भी तो हो सकती है। अब थोड़ी देर पहले सर ये बोला है, बोले कि ईरान को चेंज करना है। श्योर ईरान को चेंज करना है। सब, नो कंट्री इज द परफेक्ट कंट्री, यानी इस्लामिक regime is another beast in the societal situation today. Do the women empowerment is a question? Certainly, yes. उनको चेंज करना, उनको फ्रीडम देना, उनका बुर्का पहनना नहीं पहनना, उनका एक इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका कौन होता है कि हर जगह में जाके सैंक्शन डाले? और ईरान के ऊपर 12,485 सैंक्शंस लगाए गए अब तक। 12,485 नंबर आप देख लीजिए। ये सैंक्शन सिर्फ ईरान पे ऊपर नहीं लगा, अभी अभी ईरान पे लगता है तो इंडिया पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगती है। आज अगर वो आप बोल सकते हो ईरान को चेंज करना है, हाँ नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर देंगे। भाई वो कौन होता है? कल आके इंडिया को नहीं बोले थे आप रशिया से तेल ना खरीदो, तो इंडिया बंद कर देंगे रशिया से तेल ना खरीदना। परसों मैंने, कुछ दिन पहले हमने देखा लिंसी ग्राम हमारे सेनेटर यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि मैंने यूएस एम्बेसडर ऑफ इंडिया के वहाँ पे घर में जाके बैठने के बाद वहाँ पे बोल रहे थे कि हम लोग रशिया से तेल कम खरीद रहे। भाई तो तुम कौन होते हो बोलने वाले, किससे खरीदे किससे ना खरीदे? तो इंडिया अमेरिका जाके बोले और आप बोल देंगे हाँ इंडिया को चेंज करना चाहिए। तो ये तो देर इज नो एंड टू इट। और आज ये रशिया की ऑयल बोल रहे हैं, चलो रशिया से आपने ऑयल खरीद लिया, आपके ऊपर एक्स्ट्रा तारीफ लगा दिया, कल कुछ और के लिए आपके ऊपर तनाव लगाएंगे, आपको धमकियां देंगे, आपको बोलेंगे आप बैंड करो, आप बैंड कर देंगे। आपके चारों तरफ में इंडिया में सर्कल करके रख दिए रिजीम चेंज की। इंडिया में भी हो रही है। 2026 isn't going to be any different. There's going to be a literal riots in India. That's what I see. एंड नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है, साउथ में जो हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जो हो रहा है, वेदर इट्स ए कन्वर्जन एजेंडा हो रहा है, या तो चिकन नेक को कट करने बोल रहा है, या तो द्राविडियन मूवमेंट को बढ़ाने बोल रहा है। इंडिया में कौन सा पीस हम लोग देख रहे हैं? वहाँ पे भी प्रॉब्लम होने वाला है।
मोदी जी चाहे या ना चाहे आपको अस्त्र उठाना पड़ेगा, आपको इसको एड्रेस करना पड़ेगा। देयर इज गोइंग टू बी इश्यूज विद इन इंडिया ऑल्सो। तो कोई थोड़ी अमेरिका के बोल देंगे कि इंडिया में प्रॉब्लम चल रहा है, आप संभाल नहीं पाओगे तो हम अपना लोग बिठाएंगे, गांधी को बिठा देंगे। ठीक है, मैं इसका जवाब संजीव श्रीवास्तव जी से ले लेती हूँ, क्योंकि इस पूरे डिस्कशन में एक बात तो निकलकर सामने आ रही है कि केवल ईरान के लिए चेतावनी नहीं है, पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश यहाँ ट्रंप की तरफ से हो रही है। सर, समय की कमी है, बहुत छोटा सा कमेंट संजीव श्रीवास्तव जी। जी, देखिए, पूर्णिमा जी की बात अपनी जगह वाजिब है, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, देखिए, भारत की जो सरकार है, चाहे वो हमारी आर्थिक नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के साथ हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज स्वीकार नहीं करेंगे। और भारत जो भी निर्णय लेगा वो अपने स्वयं के निर्णय लेगा। डोनाल्ड ट्रंप नहीं तय करेंगे कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे तेल नहीं खरीदेगा, हम किससे कितना संबंध रखना चाहेंगे, किससे मिलना चाहेंगे, किससे नहीं मिलना चाहेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वयं डिसाइड करते हैं। आप उनके एक्शंस देख लीजिए, वो जहां जाते हैं, जहां जाना चाहते हैं जाते हैं, जहां नहीं जाना चाहते हैं नहीं जाते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं मिलते हैं, जिससे नहीं मिलना चाहते नहीं मिलते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये बात भारत ने अपने समय समय पर अपने सारे डिप्लोमेटिक मनूवर्स के माध्यम से और अपनी जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जो है एक्शंस के माध्यम से दर्शा दिया है कि भारत किसी भी दबाव में आकर के झुकेगा नहीं। लेकिन मैं ईरान के बारे में एक बात और भी अंत में कहना चाहता हूं सोनल जी, कि ईरान के द्वारा जो इजराइल के विरुद्ध जिस तरीके की बातें कही जाती हैं, उसको वो एक जायनिस्ट रिजीम कह के संबोधित करना, उसको वर्ल्ड मैप से मिटा देने की बातें करना, और जाहिर है कि 90 लाख की आबादी वाला वो जो राष्ट्र है, जो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा रहता है, यदि उसको एक ऐसा राष्ट्र वर्ल्ड मैप से मिटाने की धमकियां दे रहा है लगातार, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे वहां जिस तरह से खोमैनी लगाते हैं, तो ऐसे में तो यदि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स अगर आ गया तो इजराइल के लिए तो वो दिन की नींद और रात का चैन बिल्कुल हराम हो जाएगा। और यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध रहते हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, और ईरान को अपने इस तरीके के अप्रोच पर भी पुनर्विचार करने की नितांत आवश्यकता है। इजराइल को जिस तरीके का रिकॉग्निशन यूएई ने दिया था, जिस तरीके का रिकॉग्निशन बहरीन ने दिया था, उस तरीके का रिकॉग्निशन ईरान क्यों नहीं दे सकता? आखिर क्या कारण है? क्या यहूदियों को रहने का अधिकार नहीं है? क्या यहूदी इस राष्ट्र प्लेनेट के पार्ट नहीं है? ये ईरान के रिजीम को सोचना होगा। इस तरीके की नफरत भरी बातें जिस तरीके से ईरान इजराइल के बारे में करता है, उसको अगर वो जारी रखता है तो जाहिर है कि अपने लिए वो बड़ी संकट को मोल लेने जा रहा है। ईरान के लिए बहुत हाई टाइम है कि अपने अनेक जो उसके स्टैंड हैं उसके ऊपर पुनर्विचार करे, और तभी जाकर के ये रिजीम सर्वाइव कर सकती है। अदरवाइज मैं इसको कोलैप्स होने की संभावना भी देखता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सवाल ये नहीं है कि अमेरिका कितना ताकतवर है, सवाल ये है कि जब आप एक उग्र भाषा बोलते हैं, जब आप ताकत की बात करते हैं, तो क्या वो सही मायने में ताकत होती है, या आपकी ये ताकत भरी भाषा जो है वो दुनिया को एक नई जंग की तरफ लेकर जाती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।